सुप्रभात बच्चों, मैं जेपीएमएस प्रवक्ता गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर आज ऑनलाइन क्लास के लिए उपस्थित हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता क्यों हुई बच्चों, सभी लोग परिचित हो। कोविड-19 कोरोना जो पूरे विश्व में छाया हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे देश में इसका सबसे अच्छा बचाव लॉकडाउन ही है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने लागू किया हुआ है। सबसे अच्छा तरीका बचने का यही है, हम अपने घरों में रहें और उसका संपूर्ण रूप से पालन करें, तभी हम उसको हरा पाएंगे और अपने सरकार का सहयोग करें। बच्चों, इन सब के बावजूद हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी, सबको आपके भविष्य की चिंता सता रही थी। हमारे देश के कर्णधार शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उस संबंध में यह प्रयास उन्होंने जारी किया, आदेश निर्देश जारी किया कि ऑनलाइन कक्षाएं बच्चों की चलाई है। यूपी बोर्ड में बच्चों, हमको लगता है सर्वप्रथम पहली बार हुआ है। हम लोगों के पास भी इस प्रकार के संसाधन नहीं थे। अब जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों आपके फायदे के लिए ये निर्देश जारी किया गया है, उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, कल हमने पाठ्यक्रम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम और उसका अंग विभाजन लोड कर दिया था, आप संभवतः देख लिए होंगे। थोड़ी सी परेशानी बच्चों यह है कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, कुछ अधिकांशतः बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या ये संसाधन नहीं है जिससे वो देख पाएंगे। तो हमारा अनुरोध ये है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, वो अगल बगल के बच्चे जिनके पास नहीं है, उनको भी अपने मोबाइल या माध्यम से, जो भी माध्यम हो, उससे उनको भी सिखाने का प्रयास करें। बच्चों, पाठ्यक्रम के अनुसार पहला अध्याय सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। लेकिन अभी चूंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे नहीं जुड़े हैं, अधिकतम बच्चे नहीं जुड़े हैं और अधिकांश के पास मोबाइल नहीं है, तो तब तक हम उन अध्यायों से शुरुआत करेंगे जिसके बारे में हम पूर्व परिचित हैं या कक्षा 11 में उसके बारे में कुछ बताया जा चुका है। सॉलिड स्टेट हम बाद में लॉकडाउन खत्म होने पर जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग आपस में क्लास में ही, ब्लैक बोर्ड रहेगा, चाक रहेगी, उसके माध्यम से समझना आसान होगा। रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर बिलियन का है, जिसके बारे में कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था। हमने अनुमापन का प्रयोग बताने समय काफ़ी कुछ बिलियन के बारे में बता दिया था। तो हम दूसरे अध्याय से बच्चों प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आप समझिए, आप कंटेंट भी हम डाल देंगे, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद एक्सरसाइज कुछ डालेंगे, उसको करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। जो समस्या है व्हाट्सएप पे शेयर करके उसका हम लोग निदान करेंगे, प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी शिक्षा आपको दे सकें। बिलियन क्या है बच्चों? बिलियन दो अवयवों का मिश्रण है, जिसमें जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे घर में है, अपने घर में हम चीनी का शरबत बनाते हैं, पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी का शरबत बन गया, यानी चीनी का विलयन बन गया। तो इसमें विलायक हो गया पानी, क्योंकि उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा अवयव क्या है उसमें? चीनी। तो चीनी को हम क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। अब उसमें विलायक के अतिरिक्त विलयन में दो या अधिक अवयव हो सकते हैं, तो विलय की मात्रा और हो सकती है। लेकिन हम इस अध्याय में केवल द्विअंगी विलयन का अध्ययन करेंगे। जैसे विलायक होगा और एक विलेय होगा, उसका अध्ययन करेंगे। अब बच्चों, विलयन में कोई विलेय किस मात्रा में घुला हुआ है
यानी उसकी सांद्रता के बारे में चर्चा कुछ हुई थी 11 में। तो उस सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन आवश्यक होता है। जैसे कोई भी विलेन है, फ्लोराइड आयन का 1 ppm सांद्रता का विलयन दांतों के क्षरण को रोकता है। उसी जगह फ्लोराइड आयन का 1.5 ppm सांद्रता का विलयन वो दांतों को पीलापन करने में सहायक होता है, पीला कर देता है। तथा फ्लोराइड आयन की अधिक मात्रा अगर विलयन में हो जाए तो वह जहरीला भी हो सकता है। इसलिए विलयन की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन आवश्यक है। बच्चों, विलयन कई प्रकार के होते हैं। द्रव का द्रव में, गैस का गैस में, ठोस का ठोस में, या द्रव का गैस में। इस प्रकार से कई विलयन हैं। व्हाट्सएप पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मात्रात्मक अध्ययन में हम आते हैं किस प्रकार से इसको मात्रात्मक रूप से विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त कर सकते हैं। उसमें जैसे है पहला भार प्रतिशतता, लिखा रहता है W/W, वेट अपॉन वेट। मतलब प्रतिशतता, प्रति माने 1, शत माने 100। कोई भी मात्रा 100 में, जैसे हम अपने अंकों का प्रतिशत निकालते हैं, हाई स्कूल में कितना प्रतिशत प्राप्त किया, कितना प्रतिशत, 600 अंक में इतना है तो 100 में कितना होगा, इसको बोलते हैं प्रतिशतता। वेट बाय वेट का मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में विलयन की ग्रामों की संख्या को भार प्रतिशतता कहते हैं। मतलब जैसे 10% W/W ग्लूकोज विलयन का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 90 ग्राम जल में 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया तो विलयन की मात्रा हो गई 100 ग्राम। एक तो यह है 100 ग्राम विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या को भार प्रतिशतता कहते हैं, वेट अपॉन वेट। दूसरा है आयतन प्रतिशतता, V/V। अब यहाँ ग्राम था, वेट था, यहाँ पर आयतन आ गया, मिली हो गया, V हो गया वॉल्यूम। मतलब यह हुआ कि 100 मिली बिलियन में विलय के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे 10% एथिल अल्कोहल विलयन का क्या तात्पर्य है? मतलब यह हुआ कि 10 मिली एथिल अल्कोहल के विलयन को जल में इस प्रकार घोला जाए कि उसका आयतन 100 मिली हो जाए। मतलब 90 मिली जल में 10 मिली एथिल अल्कोहल घोल दिया गया तो विलयन हो गया 10% एथिल अल्कोहल का विलयन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हो गया वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरी क्या है बच्चों, वेट अपॉन V, W/V, जो प्राय फार्मेसी में दवा जहाँ बनती है वहाँ उपयोग में आती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 100 मिली बिलियन में विलय के ग्रामों की संख्या को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। भार आयतन प्रतिशतता 100 मिली बिलियन में विलय के ग्रामों की संख्या को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। यहां विलय की संख्या ग्रामों में आ गई। अगली चौथी है बेटा सांद्रता ppm में। ppm का फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख ग्राम को 1 मिलियन कहते हैं। अब यहाँ इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 10⁶ ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को सांद्रता ppm में कहते हैं। सांद्रता ppm में बराबर विलय के ग्रामों की संख्या बटे बिलियन के कुल ग्रामों की संख्या गुणे 10⁶। ये हम आपको अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ये 3 इकाई हो गई बच्चों। इसके बाद आते हैं हम सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। इस इकाई से दिखाई पड़ रहा है ग्राम प्रति लीटर। परिभाषा क्या होगी,
बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्रामों की संख्या को सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। मतलब यह हुआ कि विलेय की मात्रा चाहे जिसमें हो, किलोग्राम में हो, डेसीग्राम में हो, उसको हमको बदलना है ग्राम में, और बिलियन का आयतन ml में हो, डेसीलीटर में हो, जिसमें भी हो, उसको हमको बदलना है लीटर में। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। जैसे 5 ग्राम NaOH को 250 मिली जल में घोला गया है, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए। 5 ग्राम NaOH, वो तो ग्राम में सही है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर ग्रामों की संख्या 5 ग्राम बटे आयतन लीटर में। 250 मिली जल में घोला गया है, तो उस 250 मिली को हमको लीटर में बदलना है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है बच्चों, तो 250 में हम 1000 का भाग दे देंगे। 250 बटे 1000, 5 बटे 250 बटे 1000, तो 250 से 1000 को काट देंगे, 4 हो गया, और 4 बचे 20, आ गया 20 ग्राम प्रति लीटर। उससे भी हम बता सकते हैं 250 ml में 5 ग्राम है, जिसका 4 गुना 1000 ml होता है, तो 1000 में सांद्रता व्यक्त, इसको क्या ही हम व्यक्त करेंगे, मतलब ग्राम में कितना आएगा, 20 ग्राम प्रति लीटर। इस बिलियन की सांद्रता 20 ग्राम प्रति लीटर है। तो इस प्रकार से सांद्रता की इकाइयां बहुत आवश्यक हैं। घर में मान लीजिए घर में बैठे हैं, हम एक निश्चित मात्रा लेते हैं, 1 लीटर हमने जल ले लिया, उसमें चीनी की कुछ मात्रा घोल दिया, 20 ग्राम 10 ग्राम, तो उसकी हम सांद्रता निकालेंगे ग्राम बटे आयतन लीटर में। या 2 लीटर जल लिया, 5 लीटर जल लिया, उसमें चीनी की कुछ मात्रा घोला, तो उसमें हम उसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर कैसे निकालेंगे। किलोग्राम में हमने चीनी घोला, तो हमको ग्राम बदलना है। 5 लीटर में, 20 लीटर में हमने घोला हुआ है पानी में, तो उसको हमको 1 लीटर बदलना है। प्रति लीटर कितना ग्राम आएगा उसके हिसाब से वही होगी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। अगला आते हैं बच्चों, अगली इकाई है मोलरता। इसलिए पहले समझना जरूरी है, मोल को समझना बहुत जरूरी है। किसी पदार्थ का 1 मोल बराबर उसका 1 ग्राम अणुभार होता है। किसी पदार्थ का 1 मोल बराबर होता है उसका 1 ग्राम अणुभार, अर्थात किसी पदार्थ का 1 मोल ग्राम में कितना होगा, जितना उसका अणुभार है। जैसे 1 मोल HCl बराबर कितना ग्राम होगा। अब हमको HCl में कितने तत्व हैं, HCl के अणु में कितने परमाणु हैं, कौन कौन से परमाणु हैं। एक परमाणु H का है और एक परमाणु क्लोरीन का है, तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। H का परमाणु भार 1 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, जोड़ देंगे कितना हो गया 36.5। 1 मोल HCl बराबर हो गया 36.5 ग्राम HCl। 1 मोल बराबर 1 ग्राम अणुभार। NaOH का लीजिए, 1 मोल NaOH बराबर कितने ग्राम NaOH। 1 मोल NaOH बराबर 1 ग्राम अणुभार NaOH। अणुभार निकालेंगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ देंगे आ जाएगा 40 ग्राम। 1 मोल NaOH बराबर 40 ग्राम NaOH। मोल के समझना जरूरी है। अब मोलरता की परिभाषा, इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, और परिभाषा क्या होगी, बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को सांद्रता में मोलरता कहते हैं। बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, मोलरता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर। अब बच्चों मान लीजिए मोल नहीं दिया गया है और हमको मोलरता निकालनी है, विलेय का भार ग्राम में दिया गया है, तो अब हम मोल को, ग्राम को मोल में बदलना है। ग्राम छोटी इकाई है, मोल बड़ी इकाई है, तो क्या होगा, वही अब सूत्र हो जाएगा, मोलरता बराबर
विलेय के भार, विलेय का भार या विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलेय का अनुभार बटे आयतन लीटर। क्यों? क्योंकि 1 मोल बराबर उसका 1 ग्राम अनुभार है। जैसे 20 ग्राम NaOH को मोल में बदलिए। 1 मोल NaOH बराबर कितना होता है? 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम NaOH बराबर 1 मोल NaOH, इसलिए 20 ग्राम NaOH बराबर 20 बटे 40 मोल NaOH। मतलब हमने क्या किया? ग्राम में अनुभार का भाग दे दिया। अब सूत्र हो गया मोलरता बराबर विलेय के ग्रामों की संख्या बटे विलेय का अनुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब आयतन, अब सूत्र बनाइए बच्चों। मोलरता को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, बराबर विलेय का भार स्मॉल w अपान विलेय का अनुभार स्मॉल m बटे आयतन कैपिटल B। आयतन है लीटर में। अब यहां से हम अगर m ज्ञात करें या w ज्ञात करें, w बराबर क्या हो जाएगा? w बराबर होगा कैपिटल M मोलरता गुणे विलेय का अनुभार स्मॉल m गुणे कैपिटल B, जब V लीटर में। अब मान लीजिए आयतन लीटर में ना होकर के मिलीलीटर में है, तब क्या करेंगे? मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। अब यही मोलरता का सूत्र हो जाएगा m बराबर कैपिटल M मोलरता स्मॉल w बराबर कैपिटल M मोलरता गुणे स्मॉल m विलेय का अनुभार गुणे आयतन V ml में बटे 1000। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी मोलरता का विलयन बनाने के लिए कितने जल में कितना विलेय घोलना है, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप दे दिया कि m बटे 10 NaOH का 250 मिली मानक विलयन मोलर विलयन बनाने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी? m बटे 10 मोलरता दे दिया और 250 मिली आयतन दे दिया। NaOH का अनुभार हमको मालूम है कितना है? 40 है। तो अब इसमें क्या करना है? स्मॉल w बराबर m बटे 10 कैपिटल M मोलरता है कितना? 1 बटे 10, 1 बटे 10 गुणे अनुभार NaOH का अनुभार 40 गुणे 250 मिली बनाना है, 250 को लीटर में बदल दीजिए, 250 बटे 1000 कितना हो जाएगा बच्चों? काटिए, 250 बटे 1000 1 बटे 4 हो गया। इधर 1 बटे 10 है, 40 है, तो 40 में 1 बटे 10 4 आ गया बराबर 4 ग्राम। 4 ग्राम NaOH को हम अगर 1 लीटर जल में घोल देते हैं तो उस विलयन की सांद्रता NaOH विलयन की सांद्रता हो जाएगी m बटे 10। इस प्रकार हम किसी भी सांद्रता का मोलर विलयन बना सकते हैं। अब आप घर पे चेक कर सकते हो, आपके घर पे जल भी है, चीनी भी है, आप चीनी का 1m विलयन बना सकते हैं। 1m विलयन का मतलब हो गया अब मोलर विलयन है। मोलर विलयन किसे कहते हैं? जब विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल यानी 1 ग्राम अनुभार घुला होता है, तो उस विलयन को 1m या मोलर विलयन कहते हैं, जिसकी मोलरता 1 हो। मतलब ये हुआ जैसे HCl का 1m विलयन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? HCl का 1m विलयन बनाइए या HCl का मोलर विलयन बनाइए, NaOH का मोलर विलयन बनाइए, NaCl का मोलर विलयन बनाइए। मोलर विलयन बनाने के लिए पहला तो हो गया विलायक। 1 लीटर विलयन में विलेय की 1 लीटर जल लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या 1m। अब उसको कैसे निकालेंगे? 1m बराबर 1 ग्राम अनुभार
जिस पदार्थ का बनाना है NaOH, एक मोल NaOH बराबर 40 ग्राम NaOH। तो 1 लीटर जल में 40 ग्राम NaOH तौल को हमने घोल दिया तो ये विलयन बन गया 1 m विलयन NaOH का। NaCl का बनाना है 1 m विलयन बनाइए तो क्या करेंगे, 1 लीटर जल लेंगे, NaCl का अणुभार निकाले 23 प्लस 35.5, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, सोडियम का 23, जो भी आता है 58.5 समथिंग जो आ रहा है ग्राम, उतना ग्राम तोड़ करके 1 लीटर जल में घोल देंगे तो वह हो जाएगा NaCl का 1 m विलयन। मोलर विलयन बनाना, ठीक, m/2 विलयन बनाना है, आ गया m/2 विलयन बनाइए। तो m/2 का मतलब 1 ग्राम अणुभार में 2 का भाग दे दीजिए, m/4 4 का भाग दे दीजिए। 2 m विलयन बनाइए पदार्थ का तो उसके अणुभार में 2 का गुणा कर दीजिए, उतना ग्राम को 1 लीटर जल में घोल देना है। इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ का मोलर विलयन बना सकते हैं। अब आइए, इसे आपको घर में चीनी का विलयन बनाना है, 1 m विलयन बनाना है। अब चीनी का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, C12H22O11 सुक्रोस। आपके घर में चीनी भी है, पानी भी है, 1 लीटर जल लीजिए, 1 m विलयन बनाइए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 मोल सुक्रोस बराबर 1 ग्राम अणुभार। अब 1 ग्राम अणुभार निकाले कैसे, सुक्रोस में C12H22O11, कार्बन कितना है 12 है, हाइड्रोजन कितना है 22 है, ऑक्सीजन कितना है 11 परमाणु है। तो सबका परमाणु भार लिख करके हम जोड़ लेंगे, कार्बन का परमाणु भार गुणे C12 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 गुणे 11, हाइड्रोजन का 1 है 22 गुणे 1, इस 12 गुणे 12। तो इस प्रकार से हम परमाणु भार को लिखते हुए जोड़ेंगे तो हमको परमाणुओं से मिलकर अणु बना होता है। तो इस प्रकार हम परमाणु से अणुभार निकाल सकते हैं। तो 1 मोल विलयन, वही जितना आता है उतना ग्राम चीनी को तौल करके 1 लीटर जल में घोल दीजिए तो सुक्रोज का 1 m विलयन बन गया। इस प्रकार से ये इकाइयां है बेटा, मोलरता, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। अब सांद्रता ग्राम प्रति लीटर को मोलरता में कैसे बदलेंगे, इस प्रकार से तमाम उदाहरण है, क्वेश्चंस हैं, हम आपको देंगे इसमें। अब बता बेटा मोलरता समीकरण, मोलरता समीकरण क्या है, M1V1 बराबर M2V2। किसी भी मोलरता का विलयन बना हुआ है, उस मोलरता को हम परिवर्तित कर सकते हैं। सूत्र रहेगा M1V1 बराबर M2V2। जैसे N/20 सांद्रता का 25 ml का NaOH का विलयन है, उसको हमें N/40 के मोलरता में बदलनी है। तो क्या करेंगे, M1V1 बराबर M2V2, M/20 गुणे 25 ml मान लीजिए है, M/20 सांद्रता का 25 ml विलयन है, उसको M/40 में करना है, तो बराबर M/40 गुणे V2। इससे V2 निकाल लेंगे तो टोटल आयतन जो आ रहा है उसमें से जितना आयतन हमारा 25 ml है उतना घटा देंगे, तो जो आयतन बचेगा उतना जल उसमें और मिला देंगे तो उसकी मोलरता हो जाएगी M/40। इस प्रकार इस समीकरण से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला इकाई होगी बेटा मोलरता। एक है मोलरता, दूसरी है मोललता, मोललिटी। ये सेम वही है, इसमें हो गया कि 1 किलोग्राम विलायक में, अब यहाँ 1 लीटर विलायक था, यहाँ हो गया 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। वही चीज है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार यहाँ किलोग्राम लिया जाएगा, फिर वही सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन
किलोग्राम में, या आयतन नहीं, भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। इस रूप से मोलरता का निकाल सकते हैं। अब आते हैं बेटा आगे है नॉर्मलता। अगली इकाई है नॉर्मलता। प्रसिद्ध है नॉर्मलता के बारे में टाइटेशन में बताया गया था आपको। नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगी? बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ ग्राम तुल्यांकी भार आ गया। तुल्यांकी भार भी बताया जा चुका है, आपको पढ़ाया गया था 11 में। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना। जैसे किसी अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है? किसी अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। क्षारकता का मतलब जितने उसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन होंगे। अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। मतलब जैसे एग्जाम्पल लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का तुल्यांकी भार कितना है? तो HCl का तुल्यांकी भार बराबर HCl का अणुभार हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 1-35.5 बराबर आ गया 36.5। 36.5 भागे इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने हैं? 1। कितना भागे? 1। 36.5 भागे 1 बराबर 36.5। मतलब HCl का जितना अणुभार है वही उसका तुल्यांकी भार है। NaOH किसी क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। मतलब क्षार में विस्थापनीय OH माइनस आयनों की सांद्रता। जैसे NaOH है, NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा? NaOH का तुल्यांकी भार बराबर NaOH का अणुभार 40 बटे इसकी अम्लता विस्थापनीय OH माइनस आयनों की सांद्रता। कितने हैं? NaOH, Na प्लस OH माइनस, एक OH निकल रहा है तो 40 में 1 का भाग देते हैं बराबर आएगा 40 ग्राम। ये तो हो गया एक अम्लीय क्षार या एक क्षार की अम्ल जिसमें वह अम्ल जिसमें केवल एक विस्थापनीय हाइड्रोजन है और वह क्षार जिसमें केवल एक विस्थापनीय OH माइनस आयन है। इनका तुल्यांकी भार और अणुभार बराबर होता है। मतलब इनका मोलर विलयन और नॉर्मल विलयन बराबर होगा। अब एग्जांपल लीजिए जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? कितना होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी है? इसका आयन होता है तो SO4 माइनस माइनस सल्फेट आयन बनता है प्लस 2H प्लस हाइड्रोजन कितने निकल रहे हैं? 2। इसका मतलब हुआ अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल का भार निकालेंगे तो 98 आएगा, 98 आएगा। सभी परमाणु भार लिखने पर 98 आएगा। 98 भागे 2 बराबर 49 ग्राम। तुल्यांकी भार आ गया 49 क्योंकि द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इस प्रकार से किसी साल्ट का तुल्यांकी भार, साल्ट का अणुभार, लवण का अणुभार बटे धन आयन या ऋण आयन की संख्या। किसी भी साल्ट में धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या बराबर होती है। NaCl, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो जितने भी धन आयन होंगे उतने ही ऋण आयन होंगे किसी भी साल्ट में। साल्ट कैसे बनता है बच्चों? अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। कोई भी साल्ट बनता है जिसमें धन आयन ऋण आयन की संख्या बराबर होती है। इसलिए किसी साल्ट का किसी लवण का तुल्यांकी भार बराबर होगा साल्ट का अणुभार बटे धन आयन या ऋण आयनों की संख्या। इस प्रकार से किसी साल्ट का हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। आगे है ऑक्सीकरण और अपचय। ऑक्सीकरण और अपचायक का तुल्यांकी भार। ऑक्सीकरण और अपचय भी पढ़ाया जा चुका है। ऑक्सीकरण की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना बच्चों क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं।
रेडॉक्स अपक्रिया होती है वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जब वो अर्ध अपक्रियाओं को अलग करेंगे और उसमें आवेश को बराबर करेंगे, एक पक्ष में दाहिने पक्ष में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, दूसरे समीकरण में बाएं पक्ष में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। दाहिने पक्ष में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब यह अपक्रिया किस चीज की हुई? ऑक्सीकरण। बाएं पक्ष में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इसका मतलब यह प्रक्रिया हुई अपचयन की। तो ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रॉन निकलना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, जुड़ना एक चीज हो गया। दूसरी परिभाषा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर बताई गई थी, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम प्रक्रियाओं को अलग करते हैं और उनमें ऑक्सीकरण संख्या द्वारा उसको संतुलित करते हैं तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, फिर कमी होती है। तो ये वृद्धि और कमी से ऑक्सीकरण अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना और जुड़ने से ऑक्सीकरण अपचयन। तो इसका होगा किसी ऑक्सीकारक या अपचायक। किसी अपक्रिया में जिस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो किसी ऑक्सीकारक या अपचायक का तुल्यांकी भार बराबर होता है ऑक्सीकारक या अपचायक का अणुभार बटे ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना ले रहे हैं, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी, इसको भाग देंगे तो उसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। बच्चों आज पढ़ाना करें हैं, इसमें हम मैटर आपको भेजेंगे, क्वेश्चन भी भेजेंगे, उसको आप लगा करके शेयर करिएगा। कल नॉर्मलता और आगे की इकाइयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे।